आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जियोमेट्री को। इससे पहले स्टूडेंट्स के हम स्टार्ट लें लास्ट लेक्चर की जरा ब्रीफ समरी डिस्कस करें। हम लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होगा, उसके साथ लीगेंड्स होंगे। लीगेंड किसको कहते हैं? टाइप्स ऑफ द लीगेंड्स, मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है या टेट्रा, जो कि इंक्लूड होते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंड्स की कैटेगरी में। उसके साथ साथ हमने कीलेटिंग एजेंट्स की बात की या कीलेशन की बात की थी कि व्हाट आर कीलेट्स। तो हमने ये डिस्कशन की थी कि कीलेट्स वो लीगेंड्स हैं जो दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं। जैसे ईडीटी है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, वो तकरीबन 4 या 6 हम कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है टू द सेंट्रल मेटल एटम। अब जब वो डोनेशन के बाद जियोमेट्री उनकी जो होगी उसमें एक रिंग फॉर्म बनेगा, उनको हम कीलेट्स कहते हैं या कीलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी नोमेनक्लेचर को हमने डिस्कस किया था। उसके तकरीबन 7 रूल्स हमने पढ़े थे। उन रूल्स में फर्स्ट रूल ये था कि हमने पॉजिटिव पार्ट को पहले नाम देना है और नेगेटिव पार्ट को बाद में नाम देना है। जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव पार्ट है, इसका नाम पहले आएगा, उसके बाद क्लोराइड आयन नेगेटिव पार्ट है, उसका नाम बाद में आएगा। सेकंड रूल में हमने बात की थी स्टूडेंट्स के जो नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो लिगेंड्स मौजूद हैं, उनसे बाहर कोई सिंगल आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन मौजूद ना हो, उनको हम नॉन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। उनका वन वर्ड नाम होगा जिसमें कोई स्पेस नहीं होगा। और उसके साथ साथ हमने रूल नंबर 3 में ये बात की थी स्टूडेंट्स के हमने लिगेंड्स को अरेंज फॉर्म में ड्यूरिंग द नोमेनक्लेचर हमने उनको एक अरेंज फॉर्म में नेमिंग करनी है। जैसे नेगेटिव लिगेंड को हमने पहले, फिर उसके बाद हमने न्यूट्रल लिगेंड को, और फिर उसके बाद हमने पॉजिटिव लिगेंड को नाम देना था। एक और रूल ये था उसमें कि जो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे उनका नाम ओ से खत्म होगा। जैसे क्लोराइड आयन है, क्लोराइड से क्लोरो बनेगा। अगर क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है तो फिर वो क्लोरो होगा, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तो वो क्लोराइड ही रहेगा स्टूडेंट्स। इसी तरह फ्लोराइड्स फ्लोरो, आयोडाइड्स आयोडो, ब्रोमाइड्स ब्रोमो, ऑक्सलेट ऑक्सलेटो, ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बोनेट कार्बोनेटो बनेगा। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर में ये बात की थी कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस में छोटे ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे रोमन नंबर्स में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, लेकिन उसको हमने मेटल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने एक रूल ये पढ़ा था कि वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मेटल का नाम, मतलब मेटल जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर नेगेटिव चार्ज हो, जिनको हम एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, उसमें मेटल का नाम एटीई से खत्म होगा। एटीई जैसे कॉपर से क्यूप्रेट बनेगा, सिल्वर से जिसका नाम अर्जेंटम है अर्जेंटेट बनेगा, और आयरन का नाम फेरम है उसे फेरेट बनेगा, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, ये थोड़ी बहुत डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हमारी हो गई थी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने सीखे थे। प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको रूल्स याद भी हो जाएंगे और सीख भी जाएंगे आप। अब हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें बात की गई है कि शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब बनते हैं या ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो स्पेसिफिक होगी। उसमें जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्डेड होंगे वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्डेड होंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे आयोनिक बॉन्डिंग है सॉल्ट्स में, जैसे कॉपर सल्फेट हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, व्हाटएवर जो भी कंडीशन है, वहां पर आयोनिक बॉन्डिंग है। आयोनिक बॉन्डिंग हम कहते हैं कि दीज आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम कहते हैं कि चार्जेस के दरमियान जब अट्रैक्शन या रिपल्शन हो बट एट रेस्ट। अब अगर आयोनिक कंपाउंड है तो पॉजिटिव आयन एक जगह पर होगा रेस्ट में, नेगेटिव आयन दूसरी जगह पर होगा, दे आर जस्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, देयर इज नो मीडियम फॉर देयर अट्रैक्शन। इनके दरमियान कोई वास्ता नहीं है, कोई मीडियम नहीं है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। दूसरी तरफ अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की कंपैरिजन कर ले तो जो दो एटम होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। इसके लिए आपने 3 थ्योरीज पढ़ी थी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में, वीबीटी, एमओटी और उसके साथ साथ विस्पर थ्योरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब बात होगी कि इनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज हैं, ये क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन आप इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में भी सीख जाएंगे, आपने इनको डिटेल में स्टडी किया था फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में। हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स, या जो कांसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का वो ये है कि इसमें डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स होकर मिलकर सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी समझ के लिए रिपीट हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट एनर्जी और डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स मिक्स होकर सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल हमें दे देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे एस ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है पी से, पी की जो शेप है या पी ऑर्बिटल जो है वो स्पेस में डिफरेंटली ओरिएंटेड है, एस जो है वो डिफरेंटली ओरिएंटेड है। ये दोनों डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप्स में है। जैसे ही ये मिक्स होंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी एनर्जी और जिनका शेप जो होगा वो सेम होगा। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाती है तो जब लिगेंड्स आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन किस में होगी? लिगेंड्स में होगी या सेंट्रल मेटल आयन में? तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल आयन में होगी स्टूडेंट्स। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है उसके बाद जब लिगेंड अप्रोच करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, अप्रोच मतलब नजदीक आएंगे सेंट्रल मेटल एटम के, तो क्या होगा? जो एटम्स होंगे वो स्पेशल स्टूडेंट्स स्पेशल स्पेस में ओरिएंटेशन को कहते हैं। अगर फर्स्ट कर लिए सेंट्रल मेटल एटम है तो एक लिगेंड यहाँ पर ओरिएंटेड होगा, अरेंज होगा स्पेस में, दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा नीचे होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की टाइप पर डिपेंडेंट है वो स्टूडेंट्स। तो इसको हम स्पेशल अरेंजमेंट कहते हैं कि हवा में स्पेस में वो किस तरह अरेंज है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। ज्योमेट्री जो होगी ये डिपेंडेंट है किस चीज पर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ लिगेंड्स पर और हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल मेटल आयन। अगर हम कहते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट सेंट्रल मेटल आयन में, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि लिगेंड्स की तादाद जो होगी वो 4 होगी। अगर हाइब्रिडाइजेशन में 2 d के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और एक s और 3 p के d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर 6 लिगेंड्स होंगे। तो जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स आयन की, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इन द सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम पर। हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें कम से कम 2 लिगेंड्स और मैक्सिमम 9 लिगेंड्स हो, लेकिन उनमें से जो कॉमन है हमारे पास कौन कौन से हैं? वो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास कॉमन है। मतलब आपकी किताब में 4 कोऑर्डिनेटेड और 6 कोऑर्डिनेटेड को डिस्कस किया गया है और ये कॉमन भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हैविंग 4 लिगेंड्स, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस जिनमें से 4 लिगेंड्स हैं, उनकी ज्योमेट्री कैसे होगी? वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर।
टेट्राहेड्रल वो है स्टूडेंट्स के जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो सेंटर में होगा, और उससे अगर आपको CH4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद हो, रिवाइज कर लें, फर्स्ट ईयर की किताब में चेक कर लें, या अगर आप ऑर्गेनिक पोर्शन में किताब में चेक कर लें चैप्टर 16 में, तो वहां पर आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है अवेलेबल है, वहां पर देख लें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो सेंटर में होगा, और बाकी जो लिगेंड्स होंगे वो 109.5 एंगल पर ओरिएंटेड होंगे स्पेस में, ठीक है स्टूडेंट्स। सीलिंग फैन जो है तकरीबन इस शेप का टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। स्क्वायर प्लेनर अगर हम बुक टेबल पर रखें जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और चारों लिगेंड्स एक ही प्लेन में हो, चाहे एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में हो या जेड एक्सिस में, लेकिन तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, चारों लिगेंड्स और एक मेटल लाइन, तो वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स। जैसे हम एक पेज टेबल पर रख देते हैं और साइड से अगर हम देखें तो वो पेज हमें नजर नहीं आता, इसी तरह यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम और चारों लिगेंड्स, ये चारों पांचों जो है ये एक ही प्लेन में होंगे। Having 6 ligands, ये आपकी किताब में ये दोनों डिस्कस किए गए हैं। तो हम जब डिस्कशन प्रोसीड करेंगे 4 और 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस की करेंगे। इनकी अरेंजमेंट जो होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रॉन। स्टूडेंट्स ऑक्टागोनल और हेड्रॉन में फर्क है। यहाँ पर हेड्रॉन का मतलब है फेस, साइड। जैसे जिस क्लासरूम में आप बैठे हैं या जिस रूम में आप बैठे हैं, जो चारों दीवार हैं वो इनके फेसेस हैं, लेकिन जो दो फेसेस एक पॉइंट पर मिलते हैं उनको हम कॉर्नर कहते हैं, जिसको गोनल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्टागोनल का मतलब ये होगा जिसके 8 कॉर्नर्स हों, ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होगा जिसके 8 फेसेस हों स्टूडेंट्स। और 5 लिगेंड्स जहां पर है उनकी ज्योमेट्री जो होगी स्टूडेंट्स ट्राइगोनल होगी। ट्राई यू नो दैट इज यूज्ड फॉर 3, गोनल इज यूज्ड फॉर द कॉर्नर, बाय पायरामिडल, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, बाय का मतलब है 2, जिसमें 2 पायरामिड्स बनेंगे, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्क्वायर पायरामिडल ज्योमेट्री पॉसिबल है किन लिगेंड्स के लिए, जहां पर 5 लिगेंड्स हों, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज्योमेट्री जो होगी, अगर हम ज्योमेट्री और शेप को डिफरेंशिएट करें आपस में, या व्हाट इज ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री का डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स कि अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम या अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के इर्द-गिर्द जब लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट होगी उसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये कोऑर्डिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन देगा। अगर जितने बॉन्ड पेयर्स होंगे और उसके साथ लोन पेयर्स होंगे, फर्ज करने लगा हम कहते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, जैसे वाटर की केस में है, वहां पर सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो वहां पर जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जो कोऑर्डिनेशन की इंफॉर्मेशन देगा मॉलिक्यूल में, ठीक है स्टूडेंट्स। शेप की वजाहत करते हैं कि व्हाट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री की वजाहत की हमने, जिसमें हमने बात की कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। यहां पर व्हाट इज शेप, शेप स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सक्लूडिंग लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर जो लोन पेयर्स मौजूद हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम शेप में इंक्लूड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी ज्योमेट्री के लिहाज से और शेप के लिहाज से, जो कि हम रिलेट कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें से फर्स्ट 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयंस हैं जिनकी हम वजाहत करेंगे स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन की वजाहत होगी भी, लेकिन स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि इन कॉम्प्लेक्सेस में, किन कॉम्प्लेक्सेस में, जहां पर 6 लिगेंड्स मौजूद हैं सेंट्रल एटम के साथ, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या d2sp3। स्टूडेंट्स जहां पर dsp3 के बाद लिखा गया है इसका मतलब यह है कि 3d हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, 4d हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है। जहां पर d2sp3 लिखा गया है इसका मतलब यह है कि 3d हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है, और उसके बाद 4s और उसके साथ साथ 4p। फर्स्ट केस में, इस केस में जहां पर sp3d2 है, s 4s, p 4p और d जो है 4d इन्वॉल्व है। नेक्स्ट केस में 3d 4s एंड 4p। ये सेंट्रल मेटल एटम पर डिपेंडेंट है कि वो हाइब्रिडाइजेशन में किस डी सबशेल को इन्वॉल्व करता है। हमारे पास 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस के 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं आपकी किताब में, जिसमें से फर्स्ट जो है हेक्सा एक्वा आयरन 2 है, हेक्सा एक्वा आयरन 2। हेक्सा इज यूज्ड फॉर द 6 के आयरन 3 है, ये आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है यहाँ पर, जहां पर आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं स्टूडेंट्स, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ। फिर हमारे पास हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट है, क्यों हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनियम 3 है हमारे पास, और फिर उसके बाद हेक्सा एमाइन कोबाल्ट है, और आखिर में वाटर है 2 मॉलिक्यूल्स और 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के हैं, किसके साथ, कॉपर के साथ, जो कि बन जाएगा टेट्रा एमाइन डाई एक्वा और कॉपर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर एक्सप्लेनेशन विद रिस्पेक्ट टू हेक्सा एक्वा आयरन देंगे हम स्टूडेंट्स। इसी एक्सप्लेनेशन को, इसी तरीकेकार को आप फॉलो करेंगे तो बाकी जो 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी ज्योमेट्री तो ऑलरेडी क्लियर है कि ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कौन से सबशेल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन हम हेक्सा एक्वा आयरन की करेंगे। सेंट्रल आयन जो है यहाँ पर आयरन है, दिस इज क्रिस्टल क्लियर। फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 6 हैं, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इस केस में sp3d2 है, d बाद में लिखा गया है स्टूडेंट्स, इट मींस कि 4d इज इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है स्टूडेंट्स, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26 स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन कोर 18 इलेक्ट्रॉन्स तक, आर्गन कोर उनको हम कहते हैं, उसके बाद 4s2 20 हो जाएंगे और 3d6 26 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d में आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर वाइज अगर हम देखें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में 2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जब नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3d में आएंगे, लेकिन सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए हम 3d पहले लिख रहे हैं और उसके बाद 4s है। अब फोर्थ शेल में आपको पता है कि 4 सब शेल्स हैं, जिसमें से 4s है, 4p 4d एंड 4f। 4f की यहाँ पर बात है ही नहीं, तो इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, नहीं लिख रहे। ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4s में 2 और 4p और 4d में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स जब आयरन ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो क्योंकि 4s आउटर मोस्ट शेल है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s से जाएंगे स्टूडेंट्स आयोनाइज होकर। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, वो इस पेयर से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ की केस में आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s0 स्टूडेंट्स, 3d5 4s0। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन 3 की, जिसमें d में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, और 5 के 5 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस केस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। स्टूडेंट्स जब हम बॉन्डिंग की बात करेंगे कि वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये याद रखें स्टूडेंट्स कि जब वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वाटर का एक मॉलिक्यूल फर्स्ट, क्योंकि 6 है, हमने 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे पहले ये याद रखें स्टूडेंट्स कि 3d जो है यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। बॉन्डिंग या हाइब्रिडाइजेशन में 4s का एक ऑर्बिटल, 3
4 p के ऑर्बिटल्स, टोटल 4 हो गए, और 2 जो होंगे ये d से आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? एक s का, 3 p के और 2 d के, 6 हो गए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जब आएगा यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर लेगा स्टूडेंट्स, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर, तीसरा 4p में, और 4 हो जाएंगे, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट 2 आएंगे ऐसे, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स जो है नंबर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, और आपको पता है कि जब कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो या मेटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर एक हमारे पास 4s इन्वॉल्व है, 3 हमारे पास p के इन्वॉल्व है, और 2 d के इन्वॉल्व है। ये 6 ऑर्बिटल्स मिक्स होकर हमें 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वजाहत थी आयरन 6 की। स्टूडेंट्स बाकी जो एग्जांपल्स हैं जिसमें से एल्यूमिनियम इन्वॉल्व है, कोबाल्ट इन्वॉल्व है और कॉपर इन्वॉल्व है। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्यूमिनियम की होगी 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद 3s2 3p1 3s2 3p1। अगर इस केस में चेक करें आप, एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम का है 3, और सॉरी स्टूडेंट्स, एंड चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स इज 3 नेगेटिव, क्योंकि 6 फ्लोरीन्स इन्वॉल्व हैं इसके साथ, फ्लोराइड आयंस इन्वॉल्व हैं। एक फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोराइड आयन बनेगा, एक फ्लोराइड आयन पर सिंगल नेगेटिव चार्ज है। टोटल कितने फ्लोराइड आयंस हैं? 6, तो 6 नेगेटिव बन जाएगा। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप देख लें 3 नेगेटिव है। अब 3 प्लस 6 नेगेटिव इज इक्वल टू 3 नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 3 प्लस। इसका मतलब ये है कि 3s2 और 3p1 में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑक्सीडाइज हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर चले गए हैं, आयोनाइज हो गए हैं। अब हमारे पास इस केस में 3s में 0, 3p में 0 और 3p के बाद नंबर है d का, जहां पर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन में जब हिस्सा लेंगे ये, क्योंकि हमने बात की थी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां पर d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब अगर हम कहें कि ये d2sp3 है, तो 3d से 2 ऑर्बिटल्स, 3p से 3 ऑर्बिटल्स, टोटल कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 5, और एक s का आ जाएगा, 6 ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, 6 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनकी सबकी एनर्जी सेम होगी। अब होगा क्या, जब फ्लोराइड आयंस आएंगे तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3s हाइब्रिड ऑर्बिटल को देगा, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, और 2 जो होंगे थर्ड d सबशेल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देंगे, एक फ्लोराइड आयन। तो हमारे पास एल्यूमिनियम या हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनियम 3 में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3, और ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। सेम इज द केस विद द कोबाल्ट। स्टूडेंट्स कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट की केस में 3d7 4s2, 3d7 4s2। तो ये जब 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा स्टूडेंट्स, आपकी किताब में कोबाल्ट को 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में शो किया गया है। अगर उसको हम 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करते हैं या लिखते हैं, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 3d इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। कोबाल्ट की केस में हाइब्रिडाइजेशन है d2sp3। d इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ आपको क्योंकि दिस इज 3d, अगर d बाद में बता दूं जैसे sp3d2, वो 4d सबशेल होगा। तो इस केस में s से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन d सबशेल से जाएगा। जब एमोनिया अप्रोच करेगा, अब कोबाल्ट 3 आयन को, जहां पर कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, जब एमोनिया के मॉलिक्यूल्स अप्रोच करेंगे, तो एमोनिया के मॉलिक्यूल्स की अप्रोचिंग की वजह से जब कोबाल्ट के d सबशेल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं वो पेयर्ड अप हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो जब पेयर्ड हो जाएंगे तो 2 ऑर्बिटल्स उसमें से खाली रह जाएंगे, उन खाली ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी एम्प्टी ऑर्बिटल्स की, d में 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी s और p के साथ, जैसे हमारे पास d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी, एंड सेम इज द केस विद द कॉपर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन की 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयंस की। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, जहां पर 4 लिगेंड्स इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट्स 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स आयंस जहां पर सेंट्रल मेटल आयन या एटम के साथ कितने लिगेंड्स होंगे स्टूडेंट्स? 4 लिगेंड्स होंगे। अब उन 4 लिगेंड्स में जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, कॉपर और चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज 2 नेगेटिव। स्टूडेंट्स लॉजिकल बात है, क्लोराइड आयन नेगेटिव स्टेट में 1 नेगेटिव चार्ज है उस पर। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल कितने क्लोराइड आयंस हैं? 4, तो चार्ज कितना होगा? 4 नेगेटिव होगा। अब सिंपल मैथमेटिक्स है कि 4 नेगेटिव के साथ हमें इसकी कौन सी वैल्यू ऐड करें जिससे 2 नेगेटिव आंसर आए, दैट इज 2 प्लस। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में 2 प्लस है। नेक्स्ट एग्जांपल कोबाल्ट का है, कोबाल्ट के साथ वही 4 क्लोराइड आयंस हैं, वही 2 नेगेटिव आंसर है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है। और इनकी ज्योमेट्री कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल होगी स्टूडेंट्स। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेक्चर की स्टार्ट में आपको बताया गया स्टूडेंट्स कि जो सीलिंग फैन है, वो पंखा जो छतों में लगा है, उसमें से उसके 3 पर होते हैं और एक उसका सपोर्ट होता है छत के साथ। तो एक लिगेंड उस सपोर्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा लिगेंड इस पर को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा यहाँ पर होगा, और जो चौथा आएगा, जैसे स्टूडेंट्स मेरे हाथ को ऑब्जर्व करें, ये वाला पोर्शन 1 लिगेंड होगा, सेकंड लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होगी हमारे पास। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा और 3 p के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास, जहां पर हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लैटिनम का जिसको नाम दिया गया है या जिसका नाम है सिस्प्लैटिन, व्हिच इज एंटी कैंसर ड्रग, जो कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, ये एक ड्रग है। ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन की केस में, कॉम्प्लेक्सेस की केस में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जो कॉमन एग्जांपल अवेलेबल है हमारी समझ के लिए या इस लेवल पर जो डिस्कस की गई है स्टूडेंट्स, वो है सिस्प्लैटिन, जिसमें प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स 4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 2 क्लोराइड्स हैं उसके साथ, तो 2 क्लोराइड्स तो 2 नेगेटिव को 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव को तो कैंसिल कर लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2 पॉजिटिव है। इट मींस कि 4 पॉजिटिव आयंस हैं, चार्जेस हैं, 4 नेगेटिव 2 नेगेटिव हैं, तो 4 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ 2 पॉजिटिव रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। दोनों की केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर ज्योमेट्री में क्यों डिफरेंस है? क्वेश्चन ये रेज होता है, क्योंकि 4 लिगेंड्स दोनों केसेस में है, हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल मेटल एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ज्योमेट्री में फर्क क्यों है? इसलिए स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर डिफरेंस नोट करें, यहाँ पर 4 क्लोराइड्स हैं, कोबाल्ट की केस में भी 4 क्लोराइड्स हैं, लेकिन प्लैटिनम की केस में 2 एमोनिया है और 2 क्लोराइड्स हैं। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की केस में जो लिगेंड होगा उसका साइज ज्यादा है। अब लिगेंड की रिपल्शन की वजह से, आपस में रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल जो लिगेंड होंगे ये एक प्लेन से निकल जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में हम कहते हैं कि इसमें सेंट्रल मेटल और चारों के 4 लिगेंड जो होंगे सिंगल प्लेन में होंगे, जैसे
जैसे दिस इज द पॉसिबल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, तो ये सारे एक ही प्लेन में होंगे। व्हाइल इन दैट केस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की केस में सीलिंग फैन की एग्जांपल दी मैंने आपको कि वहां पर जो लिगेंड्स होंगे वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे, वो एक प्लेन से निकल गए होंगे। क्यों? क्योंकि उनके साइजेस बड़े हैं, ज्यादा साइज या बड़ा साइज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वहां पर रिपल्शन होगी वो एक दूसरे के प्लेन से निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन हमने दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है स्टूडेंट्स के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन में डी सबशेल इन्वॉल्व होता है। अगर आपको याद हो हमने इनकी प्रॉपर्टीज में बात की थी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज में, या लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कशन की थी कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है कि ये कॉम्प्लेक्सेस बनाए, कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल में या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या एम्प्टी होगा या पार्शियली फिल्ड होगा, उसकी वजह से ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब लिगेंड अप्रोच करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए नजदीक आएगा, तो डी सबशेल जो है इनकी ओरिएंटेशन स्पेस में ओरिएंटेशन, जिसको हम शेप भी कह सकते हैं डी सबशेल का, आपको पता है कि इसका एक लोब डी सबशेल का एक्स और वाई प्लेन के दरमियान है, दूसरा जेड और वाई प्लेन के दरमियान है, और तीसरा जो है जेड और एक्स प्लेन के दरमियान है, चौथा जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर मौजूद है। ठीक है, और पांचवा जो है जिसको हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। अब अगर इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो तो इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इनके ऑर्बिटल्स जो होंगे इनकी एनर्जी की बेस पर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिनको हम स्प्लिटिंग कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जब स्प्लिट हो जाएंगे ये ऑर्बिटल्स, तो स्प्लिटिंग के बाद अब डी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स नीचे रह जाएंगे लोअर इन एनर्जी, और 2 ऑर्बिटल जो होंगे ये हायर इन एनर्जी चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी वो पहले लो में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होंगे। अब हम कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे वो या सॉल्यूशन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में कलर्ड होंगे। इनके कंपाउंड जब ट्रांजिशन मेटल्स के होंगे वो सॉलिड स्टेट में या सॉल्यूशन स्टेट में कलर्ड होंगे। कलर क्यों प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? ये इसलिए कि जब इन कॉम्प्लेक्सेस पर लाइट सोर्स आएगा, जैसे जिसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं, व्हाइट लाइट का मतलब है विजिबल लाइट, जिसमें आप और हम सब देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर किसी सब्सटेंस पर लाइट पड़ती है और वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो हमें व्हाइट दिखाई देगा, जैसे स्टूडेंट्स बोर्ड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो सब्सटेंस कंप्लीटली सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा वो हमें ब्लैक दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी लाइट कलर या फ्रीक्वेंसीज इमिट होती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर हमें एक पर्टिकुलर कलर उस सब्सटेंस का या इस केस में कॉम्प्लेक्स का एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देगा। स्टूडेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड जो है या कॉम्प्लेक्सेस जो है इनके कलर्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन है। कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की कि ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं, जिसमें से 3 लोअर एनर्जी में रह जाते हैं और 2 हायर एनर्जी में चले जाते हैं। अब इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। जैसे कि इन पर विजिबल लाइट पड़ती है, विजिबल लाइट जिसमें हम देख सकते हैं, उस विजिबल लाइट से वो एक पोर्शन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आपको पता है कि विजिबल लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। अब उसमें से जब एक लाइट फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर एनर्जी इतनी हो कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से प्रमोट करके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में लेकर जा सके, तो जब वो हायर एनर्जी में चला जाएगा, एनर्जी गेन की थी, वहां से दोबारा ये एनर्जी लूज करके नीचे आएगा अपनी पोजीशन पर, क्योंकि वहां पर अनस्टेबल होगा। जैसे कि ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, इसने जो एनर्जी गेन की थी, जो कलर या फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब की थी, वो रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो हमें कैसे दिखाई देगा कि कौन सा कलर होगा? आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कंप्लीमेंट्री कलर्स बताए गए हैं। कंप्लीमेंट्री कलर क्या है स्टूडेंट्स? कंप्लीमेंट्री उन कलर्स को हम कहते हैं जिनको हम मिक्स कर लेते हैं तो उससे हमारे पास एक ग्रे कलर आए। ग्रे कलर का मतलब है कि या तो व्हाइट कलर प्रोड्यूस हो, लेकिन या दोनों कलर्स का जो अपीयरेंस है वो खत्म हो। व्हाइट कलर का ये मतलब नहीं है कि वो व्हाइट ही हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कलर्स थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स की सपोज एक प्रपोज्ड वैल्यू मैं बता रहा हूं आपको कि उसका कलर ब्लू है, उस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्लू है, जैसे कॉपर का सॉल्यूशन ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन। अब जब कॉपर पर व्हाइट लाइट आएगी, विजिबल लाइट आएगी, उसको स्ट्राइक करेगी, तो जो 7 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं कॉपर को स्ट्राइक करने के लिए, उसमें से हमें कॉपर का ये कलर दिखाई देता है ब्लू। तो हमें कैसे पता चलेगा किसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया? स्टूडेंट्स तो ब्लू का कंप्लीमेंट्री पेयर जो है कलर जो है वो ऑरेंज है। मतलब 7 फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, उसमें ऑरेंज की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, येलो की अपनी होगी, ग्रीन की अपनी होगी, ब्लू की अपनी फ्रीक्वेंसी, पर्पल की अलग और रेड की अलग। आपको तो पता है कि रेड कलर जो है वो सबसे कम एनर्जेटिक लाइट है और वायलेट कलर जो है वो सबसे हाई एनर्जेटिक लाइट है इन विजिबल रीजन। स्टूडेंट्स तो जब कॉपर पर ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ये लाइट जैसे ही पड़ जाती है तो कॉपर एब्जॉर्ब कर लेगा ऑरेंज कलर को, बाकी सारे जो कलर्स हैं या सारी फ्रीक्वेंसी जो है उसको रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो जो कॉपर का सॉल्यूशन होगा वो हमें ब्लू दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ब्लू का कंप्लीमेंट्री कलर जो है वो ऑरेंज है। अगर कोई सब्सटेंस रेड कलर एब्जॉर्ब करता है तो हमें वो ग्रीन दिखाई देगा, और अगर कोई सब्सटेंस पर्पल कलर को एब्जॉर्ब करेगा या येलो कलर एब्जॉर्ब करता है तो हमें पर्पल दिखाई देगा। ये क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ डी डी सबशेल ट्रांजिशन। और आपको पता है कि जो वेवलेंथ रीजन है, वेवलेंथ का वो हमारे पास एंगस्ट्रॉम यूनिट में, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर में हमारे पास 4000 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक है। लेकिन अगर हम इसको नैनोमीटर में देखें तो फिर 400 से 700 नैनोमीटर रेंज तक। स्टूडेंट्स नोट्स में, बुक्स में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर विजिबल रीजन को मुख्तलिफ रेंजेस में शो किया गया है, लेकिन अगर हम एक एवरेज वैल्यू लें तो फिर ये हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक ये होगा, ये रेंज, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में 400 से 800 रेंज की बात की गई है। अब ट्रांजिशन मेटल आयंस जो है उनमें अगर पार्शियल फिल्ड डी सबशेल मौजूद हो तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा, और अगर डी कंप्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीटली एम्प्टी हो तो फिर कोई कलर नहीं होगा। जैसे डी सबशेल कंप्लीट और एम्प्टी, नो कलर। अगर कॉपर की हम बात करें CuCl की केस में, तो वहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ है। इट मींस के 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। क्यों? इसलिए क्योंकि हायर एनर्जी के जो सबशेल्स हैं या ऑर्बिटल्स हैं, सबशेल नहीं ऑर्बिटल, वो कंप्लीटली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग, कुछ वक्त के लिए, तो इसलिए ट्रांजिशन नहीं होगी, कलरलेस होगा। जिंक D10 केस में कलरलेस है, क्योंकि जिंक का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 3d10 4s2, तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, हम कहते हैं कि कलर डी ट्रांजिशन से प्रोड्यूस होगा। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर विल बी नो कलर। इसी तरह स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 4s1 3d2, डी से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 4s2 3d1, तो डी से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एस से 2 चले जाएंगे,
स्कैंडियम पर P+ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, D में 0 इलेक्ट्रॉन्स, नो कलर। और इसी तरह टाइटेनियम अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d2, तो फिर हमारे पास D में 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर विल बी नो कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने डिस्कशन की ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्रीज की, जिसमें हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, टेट्राहेड्रल को, स्क्वायर प्लेनर को डिटेल में डिस्कस किया, और उसके बाद हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की कलर्स की बात की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।